Bismillahirrahmanirrahim. Students, in the last lecture, we have discussed about the stock market and the bond market. In today's lecture, we are going to discuss the foreign exchange market and the importance of the financial markets. What is the basic purpose of foreign exchange market? Why its existence is important and how it works. Basic purpose of the foreign exchange market is the conversion of currencies. Whenever you are going to deal or trade between the countries or among the countries of different states or the areas, then you have to convert the currencies of these two countries. It means say for example that you are trading between the with the America or with the England, then you are going to purchase or sell any commodity, then you have to convert Pakistan rupees into dollars or the pounds. जो कन्वर्जन होगा करेंसीज का वो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको हेल्प करेगी. आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपकी करेंसी के कन्वर्जन में एक तो ईज क्रिएट करती है, दूसरा ये कि आपकी ट्रेडिंग बहुत इजीली हैंडल हो जाती है थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पे आपका एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर और द सेलर जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है वो इजीली होल्ड करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जहाँ पे सर्टेन फॉरेन एक्सचेंज रेट के बेसिस पर आपका बायर जो है विलिंग होता है आपसे कमोडिटी को परचेज करने के लिए, और बीइंग द सेलर आपको ईज रहता है उस फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उसको सेल करने के लिए. तो कॉन्ट्रैक्ट्स को इजीली हैंडल करने के लिए और इजीली उनको कैरी करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स जो है वो हेल्प करती हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो आपको आपकी ट्रेडिंग में बेनिफिट्स क्रिएट करता है. आपके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हैंडल हो रहे होते हैं कि आपके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट के ही पार्ट्स हैं. Your international market or the foreign exchange market cannot exist without the existence of imports and exports. इसका मतलब imports के आप जो कंट्री से मंगवा रहे हो, किसी भी और कंट्री से चीज कमोडिटी मंगवा रहे हो, और एक्सपोर्ट्स किसी भी और कंट्री में अपनी कमोडिटी को सेल कर रहे हो. तो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के लिए कन्वर्जन ऑफ करेंसीज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बहुत ज़रूरी है जो कि उन करेंसीज की कन्वर्जन को हेल्प आउट करेगा. तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपकी करेंसीज की कन्वर्जन को हेल्प आउट कर रही होती है थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड हेल्प्स द बायर एंड सेलर्स or the commodity holders in importing and exporting the relevant commodity. तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपकी इकोनॉमी को एक्सपैंड करती है, आपकी इकोनॉमी में बूस्ट क्रिएट करती है और आपकी इकोनॉमी को हेल्प आउट कर रही होती है कि वो अपनी जो स्पेक्ट्रम है या फिर अपनी पैच ऑफ वर्किंग है या पैच ऑफ प्लेइंग है उसको एक्सटेंड कर सके, एक्सपैंड कर सके, और अपने इफ यू आर द सेलर तो नंबर ऑफ बायर्स को इंक्रीज कर सके, एंड इफ यू आर द बायर तो नंबर ऑफ सेलर्स और द ऑप्शंस को जो है इंक्रीज कर सके. अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिफरेंट तरीके से रेट्स जो हैं वो कैरी हो रहे होते हैं. तो आपके इंडेक्स पर और किस तरीके से रेट बिहेव करता है. दूसरा ये कि जब भी आप डिफरेंट कंट्रीज में करेंसीज में वर्क कर रहे होते हो तो फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट को के मॉनिटर करना पड़ता है ताकि आपको आइडिया हो सके कि कौन सा रेट या कौन सा पॉइंट है जिस पर आपके ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी इन योर पर्सपेक्टिव. नाउ डिस्कस एन एग्जांपल ताकि हमें ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट किस तरीके से बिहेव करता है और उस रेट को वो रेट हमें कैसे कन्वर्जन में हेल्प आउट करता है. गिवन टेबल enlists the foreign exchange rates between US dollars and British pounds during April. आपके पास डिफरेंट डेट्स गिवन है एंड विद these dates relevant US डॉलर पर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड उसका रेट भी गिवन है. ठीक है कि आपका एक यूएस डॉलर जो है यूएस डॉलर 1.956 इज इक्वल टू 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. ठीक है. Then comes the which day would have been the best day.
to convert $200 into British pounds? Which day would have been the worst day? What would be the difference in pounds? ठीक है, आपके पास 200 जो है वो डॉलर्स अवेलेबल हैं और आपने उनको ब्रिटिश पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली कौन सा ऐसा दिन है जो कि बेनिफिशियल होगा जब आप अपने $200 को पाउंड्स में कन्वर्ट करें, और फिर कौन सा ऐसा दिन होगा जो बहुत बुरा दिन होगा जिसमें कि आप अपने $200 को ब्रिटिश पाउंड्स में कन्वर्ट करें। अब अच्छा दिन वो होगा जिस दिन आपको सबसे ज्यादा ब्रिटिश पाउंड मिलेंगे अगेंस्ट योर $200, और बुरा दिन वो होगा जिस दिन आपको सबसे कम ब्रिटिश पाउंड्स मिलेंगे अगेंस्ट दोज $200. Now to calculate which day is the best day or the worst day, हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि किस दिन पे आपका डॉलर का रेट जो है, एक्सचेंज रेट, वो सबसे कम है और किस दिन पे सबसे ज़्यादा है। फर्स्टली वी विल फाइंड आउट दिस। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा रेट जो है वो 1.9 की सीरीज चल रही है और 1.96, 93, 91, 92, 95। तो इसका मतलब इसमें 1.961 इज़ द हाइएस्ट रेट जो कि यूएस डॉलर का अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन फिक्स हुआ है। तो 7 अप्रैल को 1.961 का रेट जो है वो अवेलेबल है। अब हम सर्च आउट करते हैं कि लोएस्ट रेट जो है वो किस दिन अवेलेबल था। तो लोएस्ट रेट जो है वो 1.87 और 6 की सीरीज के साथ 6 वाला जो रेट होगा वो लोएस्ट होगा। अब 6 में 1.69 है, 68 है, 66 है, 6684 है, 67 है और 69 है। तो इट्स मीन 1.6674 is the lowest rate that is given on the 25th April। ठीक है, अब हमारे पास इस रेट से हमें कौन सी चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं। फर्स्टली वी आर गोइंग टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फिनोमेना। पहली चीज, जिस दिन हाईएस्ट यूएस डॉलर का रेट है, इसका मतलब कि यूएस डॉलर जो है वो वीक करेंसी है अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, $1.96 चाहिए एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को परचेज करने के लिए। तो जिस दिन सबसे ज्यादा रेट है वो वर्स्ट डे होगा, क्योंकि उस दिन आपको सबसे ज्यादा यूएस डॉलर्स देने पड़ेंगे ग्रेट ब्रिटेन को परचेज करने के लिए, और उसके अगेंस्ट आपको ग्रेट ब्रिटेन बहुत कम मिल रहा है। उसके बाद जिस दिन सबसे लोएस्ट रेट है यूएस डॉलर्स का, वो अच्छा दिन होगा क्योंकि उस दिन आपको कम डॉलर्स देने पड़े ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को परचेज करने के लिए। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे क्वेश्चन में ये था कि $200 जो है वो हमने एक्सचेंज करने। तो इसका मतलब है अगर हम $200 को कन्वर्ट करने लगे हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे विद द रेलिवेंट एक्सचेंज रेट। हमारे पास हाईएस्ट एक्सचेंज रेट वाज ऑन 7 अप्रैल विच इज 1.961। तो हम 200 को डिवाइड कर देते हैं 1.961 के साथ, तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 101.9 कैलकुलेट हो गई। इसका मतलब है 7 अप्रैल को जब हमारा एक्सचेंज रेट 1.961 था, उस टाइम पे हमें $200 कन्वर्ट करने पर 101.98 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो रिसीव हुआ है। अब हम करते हैं सेकेंड कैलकुलेशन, जिसमें हमने कहा था कि हमारा लोएस्ट जो है वो रेट किस दिन अवेलेबल है। हमारा लोएस्ट रेट जो है वो अवेलेबल था 25 अप्रैल को, जो कि है 1.667। तो अब 200 को जब डिवाइड कर रहे हैं 1.674 के साथ, तो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है 119.947। इसका मतलब है जब हम हाईएस्ट रेट पर कन्वर्ट कर रहे थे तो हमें रिसीव हो रहा था 101 ग्रेट ब्रिटेन, और जब हम लोएस्ट रेट पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें रिसीव हो रहे हैं 119 ग्रेट ब्रिटेन। तो जिस दिन रेट सबसे कम होगा वो अच्छा दिन होगा डॉलर्स को कन्वर्ट करने के लिए, और जिस दिन रेट सबसे ज्यादा होगा विल बी द बैड डे टू कन्वर्ट डॉलर्स इनटू ग्रेट पाउंड्स। अब अगर इस फेनोमेना को और इजीली अंडरस्टैंड करना है तो एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी एज वेल एज द डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, इन दोनों के कंपैरिजन की अंडरस्टैंडिंग होना
जरूरी है। एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी क्या होता है? जब आपकी करेंसी का रेट अगेंस्ट द अदर करेंसी डिक्रीज होना शुरू हो जाए। मतलब अगर हम लोग यूएस डॉलर को परचेज करने के लिए 160 रुपए दे रहे थे, तो जैसे ही 160 रुपए से नीचे आएंगे, तो इसका मतलब हमारी करेंसी जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है अगेंस्ट द डॉलर्स। पहले हमें ज्यादा पैसे देके खरीदना पड़े थे डॉलर्स, और अब हमें कम पैसे देके डॉलर्स खरीदना पड़ेंगे। इसी तरीके से जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होना शुरू होती है, तो हमारी वैल्यू जो है करेंसी की वो कम होना शुरू हो जाती है। अब क्या होगा कि $160 160 रिक्वायर्ड थे फॉर द परचेज ऑफ $1, और जैसे ही करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो 160 रुपीज से एक्स्ट्रा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा रेट। तो हम 162, 64 और 68 पर चले जाएंगे कि हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे $1 को परचेज करने के लिए। तो उसका मतलब हुआ कि हमारी करेंसी वीक होती जा रही है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स। दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ करेंसी विद द हेल्प ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो वर्क करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स का फंक्शन क्या होता है कि आपके जो मार्केट है, जो एग्जिस्टेंस है आपके बायर और सेलर की, या फंड प्रोवाइडर और फंड रिसीवर की, उसके बीच में गैप को ब्रिज कर सके। आपके प्रोवाइडर से, आपके हाउस होल्ड से या सेवर्स से, जो भी बिजनेस फर्म्स हों, गवर्नमेंट्स हों, फॉरनर्स हों, उनसे फंड्स ले, और वो फंड्स फर्दर जो है उन स्पेंडर्स को या फिर बोरोवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे जिनको उन फंड्स की ज़रूरत है। तो फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेसिक और नेसेसरी फंक्शन जो है वो इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग को हेल्प आउट करना है, मतलब ब्रिज करना है गैप को बिटवीन द बायर एंड द सेलर, और बिटवीन द सेवर एंड द लेंडर, सेवर एंड द बोरोवर। तो आपकी फाइनेंशियल मार्केट ईज करती है इस सारे प्रोसेस को, जिसमें आपको इंडिविजुअल बायर को, इंडिविजुअल सेलर को आपस में एक दूसरे को ढूंढने में, एक दूसरे के साथ निगोशिएट करने में प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प आउट कर देती हैं कि वो इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स को कोऑर्डिनेट कराती है, और फिर उसके फंड्स की बेटर यूटिलाइजेशन जो है वो करवा पाती है। अब आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स। व्हाई इज द चैनलिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू स्पेंडर्स सो इम्पोर्टेंट टू द इकोनॉमी? उसकी रीजन क्या है? दैट द फर्स्ट रीजन इज द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द कैपिटल। एफिशिएंट एलोकेशन मीन्स कि जिस वक्त जिस पैसे की जहां पे ज़रूरत है उसको उधर इन्वेस्ट किया जाए, उधर उसको यूज़ किया जाए। तो आपकी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एफिशिएंटली प्लेस करती हैं आपके फंड्स को। आपका सेवर जो है वो आइडल मनी को क्रिएट करे या अपने पास होल्ड करे, उससे बेहतर है कि वो आपके जो बोरोअर्स हैं उनके पास जाए और उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके। तो बजाय इसके कि मनी को अपने घर पर या अपने पास होल्ड करके रखना, उससे बेहतर है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में वो मनी जो है इन्वेस्ट हो और फिर वो फर्दर एफिशिएंटली एलोकेट हो सके। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि हायर प्रोडक्टिविटी क्रिएट होती है। वो किस तरीके से हायर प्रोडक्टिविटी क्रिएट हो रही है कि अगर हमारे पास 10 सेवर्स अवेलेबल हैं और हर सेवर जो है वो एटलीस्ट 1 मिलियन की सेविंग्स कर रहा है, तो आप शायद उस 1 मिलियन में से फॉर एग्जांपल 2 लाख और 3 लाख को कहीं प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओ, या 4 लाख को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाओ। जो दूसरा सेवर है वो शायद 1 मिलियन का 1 मिलियन होल्ड करके रखे और उसको बिल्कुल यूज ना करे, और ये सोचे कि कभी भी अनसर्टेन कोई कंडीशन आएगी तो मैं तब इसको यूज करूंगा। जो थर्ड सेवर है वो से फॉर एग्जांपल 50% के वो बेटर यूटिलाइज कर सके। तो आपका इंडिविजुअल सेवर जो है वो बेटर यूटिलाइजेशन आपके कैपिटल की कभी भी नहीं कर पाता। तो आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो यूटिलाइजेशन बेटर करती हैं और हायर प्रोडक्टिविटी को चैनलाइज करती हैं। हायर प्रोडक्टिविटी के सेंस में कि आपका जो 1 मिलियन में से 0.7 मिलियन वेस्ट हो रहा था या 0.6 मिलियन वेस्ट हो रहा था, वो सारे के सारे को चैनलाइज करती है और उस फ्लो में इंसर्ट कर देती है जो फ्लो आपका प्रोडक्शन का चल रहा होता है इन द इकोनॉमी ओवरऑल, जो आपके कंट्री में या फिर इंटरनेशनली वर्किंग चल रही होती है। तो वो उस फ्लो में उस सारी इन्वेस्टमेंट को एंटर करता है ताकि हमारे पास मैक्सिमम जो है
उसकी प्रोडक्टिविटी जनरेट हो सके। तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का मेथडोलॉजी किस तरह से यूज हो रही होती है कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बेटर यूटिलाइज हो सके और वो बेटर प्रोडक्टिविटी जो है वो जनरेट कर सके। आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैरी ऑपरेशंस इफेक्टिवली करते हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन में, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में, आपके निगोशिएशंस में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता। आप इफेक्टिवली उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, इफेक्टिवली उनको प्लेस कर रहे होते हैं, उनको प्रॉपर मेथड या प्रोसेस के थ्रू फॉलो कर रहे होते हैं, ताकि कहीं पे भी कोई भी लूप होल ना हो। आपका बायर सेटिस्फाई होना चाहिए एट हिज एंड और आपका सेलर सेटिस्फाइड होना चाहिए। दोनों सेवर और बोरोवर जो हैं उनकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए in terms of the investment and the rate of return or the interest which your borrower is going to pay. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं और इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्रिएट कर रही है। आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल मार्केट में एज एन इंटरमीडियरी बिहेव कर रहे हैं बिटवीन द बोरोअर एंड द सेवर। और इकोनॉमिक एफिशिएंसी जनरेट हो रही है क्योंकि हम जितना भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनको एलोकेट कर रहे हैं ताकि वो हमें हेल्प आउट कर सकें विद द मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्टिविटी।